नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। शुरुआत एक ऐसे खबर से करता हूं जो आपको आमतौर पर मीडिया में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि जहां वहां जमीन पर और आसमान में लड़ाई चल रही है, वहीं मीडिया भी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। आपको एक चीज याद दिलाता हूं, आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो कई सारे गोदी मीडिया के एंकर आपको इस समय थोड़े बदले बदले नजर आएंगे, लेकिन गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो ट्रंप के ऊपर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन इजराइल के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। और वो वीडियो जो विदेश से आ रहे हैं, जिसमें मोदी और इजराइल के संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है, ऐसी ऐसी भाषा बोली जा रही है जिसको सुनकर शर्म आती है, वो आपको सोशल मीडिया पर बड़ी मुश्किल से दिखाई देंगे। कोई भी गोदी मीडिया आपको यह सवाल करता हुआ दिखाई नहीं देगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी और इजराइल के बीच में इतनी मोहब्बत अचानक पैदा हो गई। ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी ईरान में इतनी बच्चियों को मार दिया गया, आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया गया और एक बार एक लफ्ज लिख नहीं सके। आखिर यह कैसे हो गया कि हिंदुस्तान का मेहमान था जो ईरानी जहाज, वो लौट रहा था, उसके ऊपर धोखे से हमला किया गया। 100 से ज्यादा उस पे जो लोग थे वो या तो मारे गए हैं या गायब हैं, और नरेंद्र मोदी एक बार उस पर एक लाइन बोल भी नहीं सके। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी पैदा हो गई? वही नरेंद्र मोदी जो कल तक ईरान को दोस्त बताते थे, जो कल तक ईरान के साथ बरसों पुराना रिश्ता बताते थे, अचानक इतने खामोश कैसे हो गए? ये सवाल आपसे गोदी मीडिया नहीं पूछ सकता। खैर, मैं जिस खबर से शुरुआत करने वाला था वो खबर बड़ी मजेदार है। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी उसके पांव ईरान की जमीन पर पड़े। एक सवाल मेजर बख्शी ने कई बार पूछा। मेजर बख्शी एक जमाने में भाजपा के बड़े भक्त हुआ करते थे, लेकिन इस समय ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि गोदी मीडिया भी कई बार चकरा जा रहा है। उन्होंने पूछा कि आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी देश पर कब्जा बिना वहां की जमीन पर पैर रखे किया गया हो? तो अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी तरह से वहां ग्राउंड पर बूट रखने का, बूट ऑन ग्राउंड रखने का। इसी कोशिश में ईरान के एक एटॉमिक सेंटर के पास कुछ अमेरिकी सैनिक पैराशूट से उतरे स्पेशल फोर्स के। अगर आप लोग बॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे तो आप देखते होंगे वहां जो स्पेशल ऑप ग्रुप होते हैं, स्पेशल फोर्स होते हैं, उनको कुछ ऐसे दिखाया जाता है कि दुनिया में कहीं भी जाकर वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठाया गया है, तब से तो ये कहानियां और बढ़ गई हैं। लेकिन ईरान में जब ये उतरे तो क्या हुआ? ईरान में इन्होंने जमीन पर उतरने की कोशिश की। ईरानी पूरी तरह से निगाह बना के रखे हुए थे, और जो ही ये ईरानी जमीन पर उतरे, या तो इनको मार दिया गया या इनमें से काफी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर बड़ी छोटी सी आई है कुछ जगहों पर, बड़े अखबारों से यह खबर गायब करा दी गई है, क्योंकि अमेरिका की जनता को पता चलेगा तो अमेरिका की जनता जो पहले से ही यह सवाल कर रही है कि हमारे बच्चों को इजराइल के लिए लड़ने के लिए क्यों भेज दिया गया। हमारे बच्चों ने आर्मी ज्वाइन की थी, हमारे हस्बैंड ने, हमारे बेटे ने, हमारे बच्चे ने आर्मी ज्वाइन की थी तो अमेरिका के लिए ज्वाइन की थी, आखिर वो इजराइल के लिए जान क्यों दे रहे हैं? ये सवाल पहले ही अमेरिका में पूछा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, वहां के नौसेना के एक रिटायर्ड कमांडर है सार्जेंट ब्रायन मैकगिनीज। वहां आर्मी की ब्रीफिंग चल रही थी और उसमें वो घुस गए पूरे ड्रेस के साथ, और वहां पर उन्होंने कहा, नो वन वांट्स टू फाइट फॉर इजराइल। कोई भी इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता है। आप सोचिए, अमेरिकी सेना का एक डेकोरेटेड ऑफिसर जिसने अमेरिकी नेवी में इतने लंबे समय तक काम किया है, सार्जेंट रहे हैं, उनको धक्के मार के वहां से निकाल दिया गया, उनकी बाह तोड़ दी गई, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इजराइल के लिए हम लड़ना नहीं चाहते। अगर ये लड़ाई यूएसए की होती तो हर आदमी लड़ता, लेकिन इजराइल की लड़ाई हमसे क्यों लड़ाई जा रही है? और वो अकेले नहीं है, ऐसे कितने ही रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, कितने ही लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। एक बंदे का वीडियो चल रहा था जिसमें उसने कहा कि मैं अमेरिका की आर्मी में था और अमेरिका की आर्मी से मुझे निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने इजराइल के खिलाफ लिखा था। उसने कहा कि मैंने जो सौगंध खाई थी कि मैं हमेशा वफादार रहूंगा, वो अमेरिका की आर्मी के लिए, अमेरिका के लिए वफादार रहने की कसम खाई थी। मैंने इजराइल के लिए वफादार रहने की कसम नहीं खाई थी। लेकिन उसको क्या पता था कि अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति चुना जाएगा
जो अमेरिका के लिए नहीं इजराइल के लिए वफादार होगा, जो अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर और सैकड़ों हजारों सैनिकों को इजराइल के लिए इस जंग में झोंक देगा। और लगातार अमेरिका के सैनिक भी मारे जा रहे हैं, लगातार अलग अलग जगहों पर, कभी जॉर्डन से खबर आ रही है, कभी बहरीन से खबर आ रही है, और लगातार अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहा है। और यह सवाल ऐसी ऐसी जगह से उठ रहा है कि थोड़ा सा मुझे आश्चर्य भी हो रहा है, जैसे दुबई। अब देखिए, यूएई एक ऐसी जगह है जो अमेरिका और इजराइल के साथ आंख मूंद कर रही है हमेशा से। इकलौता मुल्क है पूरे अरब दुनिया में जो खुल के इजराइल के साथ रहता है। जब नेतन्याहू ने थोड़े दिन पहले कहा कि शिया और सुन्नी दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ मैं ग्रुप बना रहा हूं, तो उस ग्रुप में इकलौते अरब मुल्क का नाम लिया, और वो अरब मुल्क था दुबई। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं? दुबई के ऊपर हमले हुए हैं, आप जानते हैं। अभी 2 दिन पहले रात को बर दुबई में हमला हुआ, हम सब चिंता में आ गए। मेरा अपना परिवार, मेरा बहुत करीबी परिवार, मेरे भाई का परिवार वहां पे रहता है, और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जो बर दुबई में रहते हैं। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि बर दुबई एक ऐसा इलाका है जिसमें हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी रहते हैं। तो ये चिंता होनी ही थी कि आखिर बर दुबई में कहां से रॉकेट गिर गया। पता यह चला कि बर दुबई के अंदर अमेरिकी कंसुलेट था, और उस अमेरिकी कंसुलेट के ऊपर हमला हुआ है, मिसाइल गिरी है। उसके बाद से वहां शांति है, उसके बाद से बिल्कुल शांति है, कोई नया हमला नहीं हुआ है। अब दुबई से एक साहब हैं खलफ अहमद अल हब्तूर। मैंने जरा सा इनकी वेबसाइट देखने की कोशिश की तो पता यह चला कि कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बड़े आदमी हैं। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ, क्वीन जो ब्रिटेन की क्वीन है उनके साथ तस्वीर है, MBZ के साथ तस्वीर है, और भी एक से एक लोगों के साथ तस्वीर है। बड़े बिजनेसमैन हैं और शेख हैं, लोकल हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़े आदमी हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यह हिंदुस्तान नहीं है कि कोई भी कुछ भी ट्वीट कर सकता है। दुबई जैसी जगह पर अगर आप ऐसा ट्वीट करते हैं जो सरकार के स्टैंड के खिलाफ होता है या सरकार के खिलाफ होता है, तो आप जिंदगी भर के लिए जेल में भेजे जा सकते हैं। कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई सरकार इस तरह की वहां पर नहीं है। उसमें सरकार का इतना करीबी और खास आदमी एक ट्वीट लिखता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करता है। एक नहीं, 2 ट्वीट मिले उनके, और दोनों ट्वीट में वो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने पूरे इलाके को जंग में कैसे ढकेल दिया, आप इजराइल के कहने पर हमला कैसे कर रहे हैं। ये सारे सवालात दुबई से पूछे जा रहे हैं। तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि ये सवालात पूछे जाने में दुबई के शेख साहिबान की मर्जी शामिल होगी, उसके बिना ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। मैं अरब मुल्कों के बारे में एक बात तो आपको बहुत साफ बता सकता हूं, और यह बात मैं 1000 बार कह चुका हूं और कहता रहूंगा कि वहां के हुक्मरान, चाहे दुबई का मामला अलग है, 15% तो टोटल यूएई में 15% टोटल अरब हैं, 85% तो बाहर के लोग हैं, तो अपने आप में वो कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी मुल्कों में यह तय है कि जो जनता है, जो अवाम है, उसका दिल फलस्तीन के लिए धड़कता है। 90% 80% जनता का दिल फलस्तीन के लिए धड़कता है, और आज वो दिल ईरान के लिए धड़क रहा है। और ईरान से मोहब्बत हो ना हो, इजराइल से नफरत उनकी पक्की है, तो वो इजराइल के साथ कतई खड़ा नहीं होना चाहते। और यही वजह है कि तमाम मुल्कों से इतनी शानदार इंटेलिजेंस ईरान के पास पहुंच रही है कि बिल्कुल उसी बिल्डिंग के उसी फ्लोर पर हमला हो रहा है जहां अमेरिका के सैनिक छुपकर बैठे हुए हैं। एकदम अड्डों पर हमला हो रहा है। और यही वजह है कि अरब मुल्क बातें कितनी भी कर लें, ईरान के खिलाफ वो हथियार नहीं उठाएंगे। ये मान के चलिए, अगर उठाते हैं तो अपनी बर्बादी अपने हाथ से लिखेंगे। अगर उठाते हैं तो बहरीन जैसी कई सारी जगहों पर शेखों की जिंदगी और शेखों का जो पूरा शासन है वो खत्म हो सकता है, अपने तरीके का रिवॉल्यूशन हो सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और अगर इस पूरे दौर में हम देखें, ईरान जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, अमेरिकन एसेट्स के ऊपर तो हमला कर ही रहा है, मैं बहुत डिटेल में कई बार बता चुका, तो दोहराने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ईरान के ऊपर जिस तरह से वो हमला कर रहा है, वो आसान हमले नहीं है, उनको समझना बहुत जरूरी है। एक ये विजुअल मुझे ट्विटर पर मिला, और ये विजुअल आप देखिए। ईरान से जब एक मिसाइल निकलती है, इराक में इंटरसेप्ट होती है, सीरिया में इंटरसेप्ट होती है, जॉर्डन में इंटरसेप्ट होती है,
और उसके बाद वो पहुंचती है इजराइल में, जहां थाड लगा हुआ है, पैट्रियाट लगा हुआ है, आयरन डोम लगा हुआ है, और उन सबको, उन सारे इंटरसेप्टर्स को धता बताते हुए ईरान की मिसाइलें अगर इजराइल के अंदर कहर बरपा कर रही हैं, तो यह अपने आप में बताता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान कहां पर है। एक वीडियो आपको दिखाता हूं। एक साहब हैं, पत्रकार हैं, इजराइल के ही पत्रकार होंगे। वो दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ईरान की मिसाइल आई और कैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमारे गिरी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमारी टूट गई, और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान तो रेजिडेंशियल इलाकों पर हमला कर रहा है। किस मुंह से ये लोग सवाल उठा रहे हैं? कल बेन गुरियन का मैं पढ़ रहा था कि उसने लिखा, मेरे घर के ऊपर बम गिरा, ये तो मैं बाहर था इसलिए मैं बच गया, काश तुम बाहर ना होते। ये किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं ईरान के ऊपर? अगर ईरान रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमला कर रहा है तो भी 100 से ज्यादा लड़कियों को मार दिया एक स्कूल पर हमला करके। और मैं आपको बताऊं कि वो हमला बहरीन से हुआ था। बहरीन के एयरबेस से वो हमला हुआ था, जिसमें वो बच्चियां मारी गई हैं ईरान की। मासूम बच्चियों की हत्या करके एक जंग की शुरुआत करने वाले अब अपने घरों पर जब मिसाइल गिर रही है तो इनको ह्यूमन राइट याद आ रहा है। एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें वहां के जो प्रवक्ता हैं, इजराइल के जो प्रवक्ता हैं, वो दिखा रहे थे कि देखिए ईरान कैसे हमारे घरों को गिरा रहा है। तो एक बंदे ने पूछ लिया, पत्रकार था, कुछ पत्रकारों की रीढ़ की हड्डी होती है, सब अपनी रीढ़ की हड्डी बेच नहीं देते हैं, तो उसने ये सवाल पूछ लिया कि आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? आपने जो एक स्कूल के ऊपर बम गिराया है और 100 से ज्यादा बच्चियों को मार दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये बिल्कुल 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 खामोश हो गए, बात बदलने लगे। तो जो खुद शैतान है, जो खुद औरतों और बच्चों के लहू से नहाता है, जब जंग होगी तो कुछ लहू तो उसके यहां भी बहेगा। और जिस तरह से ईरानी मिसाइलें लगातार वहां पर जाकर गिर रही हैं, एक बात तो बहुत क्लियर है, ईरान खुद कह रहा है कि अभी तो हमने अपनी पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। वो चाहता है कि इन पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल वो करे और इन पुरानी मिसाइलों को रोकने के चक्कर में जो डिफेंस सिस्टम उनका है वो पूरा चुक जाए, खत्म हो जाए, बहुत ज्यादा उनका खर्चा बढ़ता चला जाए, और उसके बाद जब उनका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से डिप्लीट हो जाए, तब मॉडर्न जो उनकी मिसाइलें हैं वो चलेंगी ईरान की, और उन मिसाइलों से जो तबाही इजराइल में मचेगी, नेतन्याहू भी याद करेगा कि उसने कहां हाथ डाला था। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ईरान में नुकसान नहीं हो रहा है। ईरान से भी वीडियोज आ रहे हैं जहां जबरदस्त नुकसान हुआ है, और इजराइल तो जानबूझकर केवल रेजिडेंशियल इलाकों में ही बम गिरा रहा है, मिसाइलें गिरा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की जनता रोती गाती नजर नहीं आ रही है। लगातार वो सड़क पर है, लगातार वो सवाल कर रही है, और लगातार वो ये कह रही है कि हम अपनी सरकार के साथ हैं, इजराइल के साथ जंग रुकनी नहीं चाहिए। वो डरी नहीं है, वो हार कर बैठी नहीं है, वो खौफजदा नहीं है। वो ये कह रही है कि हम कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं, हम कोई भी शहादत देने को तैयार हैं, लेकिन ये जंग रुकनी नहीं चाहिए। और इसी ताकत के भरोसे ईरान लगातार लड़ रहा है। कोशिश ये हो रही है कि कुर्दों को भड़काया जाए, कुर्द किसी तरह से हमला कर दे। मैंने सुबह आपको बताया था, बराक राविड ने पहले ट्वीट किया कि कुर्द जमीन पर उतर गए हैं, मेरे पास कंफर्म खबर है, और बाद में उसने कहा नहीं नहीं, जमीन पर नहीं उतरे हैं। बराक राविड अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे इजराइल के एजेंट पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं, फर्जी खबर को सही खबर की तरह पेश करते हैं, माहौल बनाते हैं, और बाद में जब बेइज्जती होती है तो खबर अपनी वापस ले लेते हैं। तो कुर्द अभी जमीन पर नहीं उतरे हैं, और ईरान ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर कुर्दों ने तमाशा करने की कोशिश की तो सीधे मिसाइलें उनके इलाकों में गिरेंगी। इसके अलावा बलूचों से उम्मीद इनको बहुत है कि बलूच विद्रोह कर देंगे। दरअसल ये फॉल्ट लाइन तलाश करते रहते हैं कि कहां फॉल्ट लाइन मिले और उससे खेल लिया जाए। बलूचों ने बाकायदा वीडियो जारी करके कहा है कि हम ईरान की सरकार के साथ हैं, हम ईरान की सरकार के साथ लड़ेंगे, उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। उधर पूरे अरब वर्ल्ड में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन आपको दिखाई देंगे। मैंने बहरीन का प्रदर्शन पहले आपको दिखाया है, इजिप्ट के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, उसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने फिलहाल जो सबसे बड़ा काम किया है, अरब मुल्कों में जो अमेरिकन बेसेस थे उनको तबाह करने के बाद जो सबसे बड़ा काम किया है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में नॉर्मल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जिसमें जहाजें आ रही थी, जा रही थी, और राइट साइड में आज का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जिसमें जहाजें नहीं आ रही। उसने सिर्फ चाइना को अलाउ किया है
और रशिया को अलाउ किया है कि ये 2 की जहाजें आ सकती हैं, बाकी किसी को अलाउ नहीं किया है। इसीलिए हिंदुस्तान की भी तमाम जहाजें वहां भटक रही हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। अगर हिम्मत करेंगी तो उनके ऊपर हमला होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक दोस्त देश की तरह बिहेव नहीं किया है। यह मेरे लिए दुख की बात है। मैं निजी तौर पर ईरान को अपने मुल्क का दोस्त मानता हूं, लेकिन हमारी सरकार जो बिहेव कर रही है वो दोस्ताना नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान की जहाजों को भी वहां से जाने नहीं दिया जा रहा है। शुरू में यह खबर आई थी कि पाकिस्तान की जहाजों को जाने दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की जहाज के लिए भी ईरान ने कोई मरम्मत नहीं की है। वो जानता है कि पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे वो आसिम मुनीर हो चाहे शहबाज शरीफ हो, ये अमेरिका के जर खरीद गुलाम हैं। ये कभी भी ईरान के साथ खुलकर नहीं आएंगे, इसलिए पाकिस्तान को भी ये इजाजत नहीं दी गई है। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का असर यह हुआ है कि दुनिया भर के बाजार में तेल और गैस की किल्लत होनी शुरू हुई है और तेल और गैस की कीमतें अब बढ़नी शुरू होंगी, जो पूरी दुनिया में महसूस होंगी। ईरान ने एक बात क्लियर कर दिया है कि हम अकेले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये दिखाएंगे दुनिया को कि ईरान के ऊपर हमला करने का क्या मतलब है। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब होगा, पूरा का पूरा तेल का व्यापार डिस्टर्ब होगा और पूरी दुनिया डिस्टर्ब होगी। एक ऐसी लड़ाई शुरू की है ट्रंप ने जिससे बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान से जहाज जा रही थी, उसको आपने टारपीडो करके खत्म कर दिया, लेकिन आपकी जहाजें भी दुनिया भर के पानी में घूमती हैं और पेजेश्कियन ने आज सीधी धमकी दी है कि आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कल अगर ईरान किसी ऐसी ही जहाज को डुबो दे तो किसी को रोने की जरूरत नहीं है। आपने रेड लाइन खत्म कर दी है तो ईरान के लिए रास्ता खुल गया है। जिस दिन उसको मौका मिलेगा आपकी भी जहाज को वो ऐसे ही गिराएगा। क्या होगा इस जंग में? मैं अभी घर गया हुआ था, घर से ही वीडियोस कर रहा था, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा क्या होगा इस जंग में। अब कोई नजूमी तो हूं नहीं मैं कि यह बता सकूं कि क्या होगा जंग में, लेकिन यह जंग जितनी लंबी चलेगी अमेरिका के अंदर ट्रंप का विरोध उतना ही बढ़ेगा। जितने अमेरिकी सैनिक ताबूतों में बंद होकर अमेरिका लौटेंगे, अमेरिका में ट्रंप का विरोध उतना ही बढ़ेगा। लगातार अमेरिका के पैसे और लगातार बिलियंस में और ट्रिलियंस में खर्च होंगे, रोज बिलियंस में खर्च हो रहे हैं, और अमेरिका की इकॉनमी जो पहले ही बुरे शेप में है वो और ज्यादा क्रिपल होगी। एक बात आपको बता दूं मैं, बुरे में भी कई बार अच्छा होता है। ईरान तो अपने ऊपर सब कुछ झेल रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर एक बड़ी जनता अब खड़ी हो रही है कि अमेरिका को इजराइल के वैसल स्टेट की तरह काम नहीं करना चाहिए। हम अपने सैनिक, अपने पैसे इजराइल के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, पहले ही अमेरिका में इजराइल का समर्थन कम हो रहा है, आने वाले वक्त में और कम होगा। सड़कों पर लोग आ रहे हैं और लोग आएंगे ये कहते हुए कि आउट इजराइल। कई चुनाव ऐसे हुए हैं जिसमें इजराइल के जबरदस्त समर्थक चुनाव हारे हैं। मिड टर्म में यह प्रक्रिया और तेज होगी और इजराइल अमेरिका के अंदर धीरे धीरे पेरिया स्टेट बनेगा। मैं एक बात अक्सर सोचता हूं कि आखिर 200 देशों से यहूदियों को क्यों निकाला गया? निकाला गया ये गलत है, लेकिन 200 मुल्कों से क्यों निकाला गया? क्या सारे के सारे 200 मुल्क गलत थे या कुछ प्रॉब्लम इनके साथ है? ये जो कुछ कर रहे हैं सारी दुनिया में, यहूदियों के खिलाफ माहौल बनेगा और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू होगा, जिसका अपना बेटा मियामी में अय्याशी कर रहा है, अमेरिका में अय्याशी कर रहा है, और इजराइल और अमेरिका की माओं के बेटे इस आदमी के लिए जाकर अपनी जान दे रहे हैं। दर्द यह है कि हमारे हिंदुस्तान को इस समय अमन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, हक के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान वहां खड़ा है जहां सोच के भी हमें घबराहट होती है, सोच के भी हमें शर्म आती है। लेकिन खैर, जो हुक्मरान हैं वो अपना फैसला लेंगे, हम तो अवाम हैं, और हिंदुस्तान की अवाम का जो हक पसंद हिस्सा है वो हमेशा ईरान के साथ खड़ा था और ईरान के साथ खड़ा रहेगा। अभी फिलहाल ये न्यूज़ है मेरे पास, और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कई लोगों ने कहा कि 2 से ज़्यादा वीडियो बनाइए, मैं कोशिश करूंगा। दरअसल रिसर्च करने में भी बहुत टाइम एनर्जी जाती है, इसलिए 2-3 वीडियो कर पाने से ज़्यादा मेरे लिए मुमकिन नहीं होता है। लेकिन अब मैं लौट आया हूं अपने स्टूडियो में और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचाऊँ। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको खबर मिलती रहे वीडियोज़ की। अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते
सकते हैं। स्क्रीन पर हमने एक QR कोड लगाया हुआ है, इससे या फिर हमारे ज्वाइन बटन वीडियो के नीचे है उसको दबा सकते हैं। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। ज्वाइनिंग का मतलब होता है हमारे साथ आना, हमें ताकत देना। अगर वो मुमकिन हो तो ज्वाइन हमें जरूर कर लीजिए, हमारी ताकत बने रहिए। हम पूरी हिम्मत के साथ ऐसी और वो खबरें आपके पास लेकर आएंगे जिन्हें देश और दुनिया का गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, पहुंचने से रोकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।